हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कैफ़े में। तो हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, मीडिएवल हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने विजयनगर एम्पायर ख़त्म कर दिया था। अब हम पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य। ये जो बहमनी एम्पायर और विजयनगर एम्पायर है ना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब दोनों को मिलाकर ही पढ़ेंगे तो ही हम पूरा कर पाएंगे, वरना एक दूसरे के बिना अधूरा है। ठीक है, इसमें भी हम वही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए तो इतना कुछ है ना, तो हम याद रख पाएंगे और जो पेपर में आने वाली चीज़ है वो भी छूट जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे हसन गंगू। इनका नाम था हसन गंगू। ठीक है, इनको जफर खान भी कहते हैं और इनका एक नाम और था। अगला क्वेश्चन ही है ये, अलाउद्दीन बहमन शाह। जब ये गद्दी पर बैठे थे तो ये अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से बैठे थे। और ये बहमन शाह क्यों? क्योंकि ये अपने आप को ईरान का राजवंश कहते थे। ईरान का जो एक योद्धा था उसका नाम था बहमन शाह। ठीक है, तो ये खुद को उसका वंशज बताते थे, तो इसलिए इन्होंने अपना नाम रखा अलाउद्दीन बहमन शाह। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के 4 तरफे कौन से थे? अब देखो, सबसे पहले देखते हैं तरफा क्या चीज़ है। तरफा, ठीक है, तरफे का मतलब क्या है? देखो क्या हुआ था, एक थोड़ी सी कहानी पढ़ते हैं इसकी। जो ये था ना हसन गंगू, ये था एक मुस्लिम। ठीक है, तो जो बहमनी हुआ ना, बहमनी साम्राज्य, ये तो हुआ मुसलमानों का, ये तो हुआ एक मुस्लिम राज्य। ठीक है, और एक सेकंड, मुस्लिम राज्य। और जो अपना विजयनगर था वो हुआ हिंदू राज्य। ठीक है, तो अब बहमनी को हमेशा डर लगा रहता था। बहमनी का जो ये राजा था हसन गंगू, इसको डर लगा रहता था कि उधर से कभी आक्रमण ना हो जाए, तो ये वहाँ की सिंपैथी जीतना चाहता था। तो इसने क्या करा, इसने हिंदुओं के प्रति एक उदार भाव रखा। इसने जजिया कर हटा दिया और इसने ये बोला कि जो भी हिंदू राजा इसकी अधीनता स्वीकार करेंगे ये उनको अच्छे अच्छे पदों पर रखेगा, मतलब गवर्नर बना देगा। ठीक है, गवर्नर यहाँ नहीं कहते थे, यहाँ पर तरफदार कहते थे। अब देखते हैं तरफे क्या थे। ये हिस्से थे, ये बहमनी किंगडम को इसने हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो इसने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, हर हिस्से का नाम था तरफदार। तो जो भी एक हिस्से का गवर्नर बना वो कौन वो हो गया तरफदार। ठीक है, और एक हिस्से को बोलते थे तरफा, तो ये था तरफा। ठीक है, तो ये कौन कौन से थे? ये थे, एक तो था दौलताबाद, एक था बरार और गुलबर्गा और बीदर। इन 4 तरफों में इसने डिवाइड किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, हसन गंगू के समय बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हसन गंगू ने इसको एहसानाबाद भी कहते थे और गुलबर्गा। ठीक है, तो ये गुलबर्गा यही वाला जो एक तरफा है, एक तरफे को इसने अपनी राजधानी बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसन गंगू ने कौन सा कर नहीं लगाया था? वो मैंने बताया कि ये हिंदुओं के प्रति उदारभाव रखना था इसको, तो इसने जजिया कर हटा दिया था। अगला क्वेश्चन है, हसन गंगू का बुक्का वंश से किस मुद्दे पर युद्ध हुआ था? तो ये मैंने बताया था दोआब में, रायचूर दोआब होता है। ये दोआब मैंने बताया था कि 2 नदियों के बीच का जो भाग होता है ना, ये भाग, ये इसको बोलते हैं दोआब। इसका नाम था रायचूर दोआब। ठीक है, तो इसके ऊपर ही इनका बहुत डिस्प्यूट चलता रहा था, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्का वन ने हसन गंगू से किस किले पर कब्जा किया था? हसन गंगू के, ये ऐसे कह सकते हो, से हटा के कर सकते हैं यहाँ पर हम। बुक्का वन ने हसन गंगू के किस किले पर कब्जा किया था? ये था मुदगल का किला। यहाँ पर क्या हुआ था, पहले तो जो ये था ना हसन गंगू, ये हिंदुओं के प्रति उदारभाव रखता था, लेकिन बुक्का वन ने क्या करा, एक किले पर हमला किया इसके, उसका नाम था मुदगल का किला। और वहाँ पर जितने भी लोग थे ना, सबको मार दिया, सिर्फ एक को छोड़कर। ये थोड़ी फिल्मी टाइप स्टोरी है। अब एक को क्यों छोड़ा? एक को इसलिए छोड़ा कि जाओ और वहाँ बता दो कि हमारे खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाई या कुछ भी किया तो सबका यही हाल होगा। तो इस पर हसन गंगू को जब ये पता चला कि वहाँ पर सारे लोगों को मार दिया गया है, तो इसने कसम खाई कि ये 1 लाख हिंदुओं को मारेगा। लेकिन ऐसा कुछ ये कर नहीं पाया, क्योंकि बुक्कावन बहुत ताकतवर था। बुक्कावन जो राजा था बहुत शक्तिशाली था, ये ऐसा कुछ कर नहीं पाया, लेकिन इसने कसम खाई थी। तो यहाँ पर इनके बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट बढ़ गए थे और इसने, हसन गंगू ने भी उदार भाव रखना बंद कर दिया था। फिर युद्ध में बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो ये हसन गंगू के बाद राजा बना था मोहम्मद शाह। तो सबसे पहले वैसे तो हम ये देखते हैं कि बाबर ने किया था, सब जो बड़े स्केल पर किया था बाबर ने, लेकिन छोटे स्केल पर जो तोप वगैरह तो बाबर ने करी थी। ठीक है, लेकिन जो छोटे स्केल पर बारूद का प्रयोग हुआ था ना, वो इसी युद्ध में हो गया था, जो ये मोहम्मद शाह का विजयनगर एम्पायर के खिलाफ युद्ध हुआ था। इसी में दोनों तरफ से गन पाउडर यूज़ किया गया था। किसे दूसरे अरस्तु के नाम से जाना जाता है? ये बहमनी साम्राज्य का एक और राजा है, मोहम्मद शाह 2। इसे हम दूसरा अरस्तु कहते हैं क्योंकि इसकी फिलॉसफी में बहुत रुचि थी। ठीक है, दर्शन शास्त्र में, दर्शन शास्त्र कहते हैं ना हिंदी में फिलॉसफी को, तो इसकी दर्शन शास्त्र में बहुत रुचि थी, इसलिए इसको दूसरा अरस्तु भी कहा जाता है। खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए दौलताबाद में एक वेधशाला का निर्माण किसने कराया? यह था ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने कराया था दौलताबाद में एक वेधशाला का निर्माण। दौलताबाद से क्या याद आ रहा है? ये दौलताबाद वही है जहां अपनी राजधानी को शिफ्ट किया था पढ़े लिखे गंवार ने। पढ़ा लिखा गंवार कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। जब उसको बाद में समझ आया कि नहीं जी यहाँ सही नहीं है, बोला चलो जी फिर दिल्ली चलो। ठीक है, तो ये वही वाला दौलताबाद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमा नदी के तट पर फिरोज शाह नगर की स्थापना। तो ये ताजुद्दीन फिरोज शाह ने की थी, तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा, फिरोज शाह नगर, ये भीमा नदी के तट पर करी थी इसने। बहमनी साम्राज्य का कौन सा शासक अलग भाषा बोल सकता था? अलग नहीं, ये अलग अलग कर लो इसको, मतलब बहुत सारी भाषाएं बोल सकता था। ये भी ताजुद्दीन फिरोज शाह ही था। और इसकी एक बात और देखो, इसने भाषाएं सीखी कैसे थी? इसका शौक था शादी करना, इनके बहुत अजीब अजीब शौक होते हैं। तो ये क्या करता था, ये अलग अलग क्षेत्र की रानियाँ लाता था, ठीक है। मान लो 10 रानी ले आया अलग अलग क्षेत्र से, तो उनकी 10 अलग अलग लैंग्वेज हो गई, तो उनसे बातचीत करेगा तो अपने आप ही सीख जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसने अलग अलग भाषाएं बोलना सीख लिया था, बहुत सारी भाषाएं अपनी शादी करके। अगला क्वेश्चन है, देवराय वन को 2 बार किसने हराया? तो ये ताजुद्दीन फिरोज शाह ने ही देवराय वन को हराया था। याद है ना देवराय वन, संगम डायनेस्टी का, विजयनगर एम्पायर की संगम डायनेस्टी का था ये देवराय वन, पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के किस शासक का संबंध सूफी संत गेसूद राज से है? सूफी संत गेसूद राज, ठीक है। इनका नाम है अहमद शाह वन, और अहमद शाह वन को इसलिए हम इन्हें सूफी अहमद शाह वन भी कहते थे। किस शासक ने राजधानी को बीदर स्थानांतरित कर दिया और इसका नाम मोहम्मदाबाद रखा? तो ये भी अहमद शाह वन ही था, ठीक है। इसने राजधानी को अपना, उनकी कहाँ थी, गुलबर्गा थी पहले राजधानी, तो इसने गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दिया और अपने बेटे के नाम पर मोहम्मदाबाद नाम रखा इसका। इसका बेटा था ये मोहम्मदाबाद, बेटा था इसका। किसे शिहाबुद्दीन अहमद के नाम से भी जाना जाता है? अहमद शाह को ही शिहाबुद्दीन अहमद भी कहते हैं, शिहाबुद्दीन अहमद। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए मैं कर रहा हूँ इनको, मतलब थोड़े फैक्ट टाइप हैं, लेकिन पढ़ने तो पड़ेंगे, 2-3 बार पढ़ते हैं तो याद हो जाते हैं। किसे जालिम और डेक्कन का नीरो? देखो सबसे पहली बात तो याद रखनी है, ये हीरो नहीं है, ये नीरो ही है। ये नहीं सोचना कि ये गलती से लिखा गया है, इसे डेक्कन का नीरो ही कहा जाता था। और ये जालिम, ये है हुमायूं। अब ये हुमायूं मुगल वाला नहीं है, ये हुमायूं बहमनी साम्राज्य में एक अलग हुमायूं था। ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए पूछा गया प्रीवियस ईयर में, कंफ्यूज करने के लिए, कि लोगों के दिमाग में तो सीधा क्या आएगा कि भाई ये तो मुगल वाला हुमायूं, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर भी एक हुमायूं था, ये बहुत क्रूर शासक था, तो इसको जालिम और डेक्कन का नीरो कहा गया। इस पर बस एक ही क्वेश्चन है और कोई इसका खास काम नहीं है, बस ये बहुत क्रूर था। महमूद गवां कौन था? अब देखो महमूद गवां, ठीक है, ये पहले तो महमूद 3 तो राजा बन गया था उस टाइम पे, महमूद गवां के टाइम पे। अब हम जानते हैं महमूद गवां था एक ईरान का व्यापारी था ये, ठीक है, ये लिखा हुआ ईरान का व्यापारी था। तो क्या हुआ, इसने महमूद गवां ने महमूद 3 के टाइम पे बहुत इसका महमूद 3 का विश्वास जीता, ठीक है, और ये सेनापति भी बन गया, ठीक है, सेनापति बन गया और वजीर भी बन गया था ये, सेनापति, वजीर मतलब प्रधानमंत्री और वजीर, और इसने इसकी तरफ से कई युद्ध भी किए और जीते भी। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको लोगों ने भड़काया महमूद 3 को। अब वो लोग कौन थे भड़काने वाले? देखो क्या हुआ था, महमूद 3 ने घोषणा कर दी थी कि बाहर के देशों से लोग आकर भी यहाँ व्यापार कर सकते हैं। तो एक तो जो यहाँ पहले से रुके हुए थे व्यापारी, एक तो वो हो गए पहले वाले, ठीक है, और एक वो जत्था हो गया कौन सा, जो बाहर से व्यापार करने आया था, बाहरी व्यापारी, ठीक है। तो इन वाले ये जो थे ना पहले, इन्होंने देखा कि ये तो महमूद, ये जो था महमूद गवां, ये बहुत ज़्यादा इसका विश्वास पात्र हो गया था महमूद 3 का। तो इन्होंने महमूद 3 को भड़काया इसके खिलाफ, महमूद गवां के खिलाफ, और महमूद 3 को इतना भड़का दिया कि महमूद 3 ने महमूद गवां को देशद्रोह के आरोप में फांसी की सज़ा दे दी थी, ठीक है। तो इस तरह से महमूद गवां का अंत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के विरूपाक्ष 2 को किसने हराया था? ये महमूद गवां ने ही हराया था विरूपाक्ष 2 को, ठीक है। ये कौन था विरूपाक्ष 2? संगम डायनेस्टी का अंतिम शासक था विरूपाक्ष 2, पिछली वीडियो में हमने किया था, ठीक है। और इसने गोवा और दाभोल दोनों को जीत लिया था महमूद गवां ने। मैं कह रहा था ना, इसने बहुत सारे युद्ध भी किए थे महमूद 3 की तरफ से ही। कृषि भूमि के लिए भूमि माप की पद्धति को किसने अपनाया था? ये भी महमूद गवां ने ही अपनाया था। सोचो ये पॉलिसी भी यही चला रहा है, युद्ध भी यही लड़ रहा है, सोचो महमूद 3 का कितना बड़ा विश्वास पात्र होगा उस टाइम पे। लेकिन फिर उसको फांसी दे दी बाद में, ये राजनीति। अगला क्वेश्चन है, महमूद 3 ने राजद्रोह के आरोप में किसे मौत की सजा सुनाई? रहा महमूद गवां को ही मौत की सजा सुनाई थी, राजद्रोह का आरोप लगाकर इसे मौत की सजा सुना दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद 3 का नाबालिग पुत्र कौन था? महमूद 3 का पुत्र था शहाबुद्दीन महमूद शाह, ये नाबालिग था, ठीक है। तो इसके टाइम पे अब ये नाबालिग था, सत्ता तो चला नहीं सकता। नाबालिग मतलब ऐसा नहीं कि 18 साल से कम, नाबालिग मतलब इसे इतना पता ही नहीं था, होगा 8-10 साल का। तो उस टाइम पे जो सत्ता थी ना, वो थी, एक प्रधानमंत्री था इनका, वजीर कह लो, प्रधानमंत्री कह लो, कासिम बरीद, और उसका पुत्र था एक अमीरुल बरीद करके। अमीरुल बरीद बहुत चालाक व्यक्ति था, देखते हैं आगे क्वेश्चन बने हुए हैं उस पर भी। ये रहा, शहाबुद्दीन महमूद शाह के समय वास्तविक शक्ति किसके पास थी? ये थी प्रधानमंत्री कासिम बरीद, बारीद क्या, इसको बरीद लिख लो, बरीद, ठीक है, बरीद और अमीरुल बरीद, बरीद या बारीद मतलब थोड़ा ये गूगल से ट्रांसलेट है इसलिए हो जाती है दिक्कत, बरीद था ये, ठीक है। तो इसको बरीद को लोमड़ी भी कहते हैं, डेक्कन की लोमड़ी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन की लोमड़ी के रूप में कहा जाता है, तो अगला क्वेश्चन ही आ गया अमीरुल बरीद को। ठीक है, दक्कन की लोमड़ी भी कहते हैं, बहुत चालाक था ये। शहाबुद्दीन महमूद शाह के समय कौन से राज्य बहमनी साम्राज्य के स्वतंत्र हो गए थे? बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र कौन कौन से हो गए थे? अहमदनगर, बीजापुर, बरार और गोलकुंडा। अब देखो, जब भी कोई भी राजा कमज़ोर होगा ना, तो बाकी जो आस पड़ोस के राजा हैं, मतलब जो उसके अधीन है, वो अपनी स्वतंत्रता डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि उसके बस की लड़ना है ही नहीं, उन्हें पता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये चारों अलग अलग हो गए थे, अहमदनगर, बीजापुर, बरार और गोलकुंडा स्वतंत्र हो गए थे। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये था कलीमुल्लाह। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था कलीमुल्लाह। ठीक है, इसमें यही है, बाकी कुछ फैक्ट हैं इसमें, लेकिन वो हमें पढ़ने के नहीं है, क्योंकि वो कभी भी प्रीवियस ईयर में आए हुए नहीं है। तो अभी तो हमारा हमारा एम है कि फास्टेस्ट रिवीजन कर लिया जाए जितना जल्दी हो सके, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो ठीक है, हम अगली वीडियो फिर अगले टॉपिक पर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।